हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है फास्ट ट्रैक क्लासेस में आप लोगों का। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, ये फास्ट ट्रैक क्लासेस 100 घंटे की होने वाली हैं और 100 घंटे में मैं आपको पूरा कंटेंट करवाने वाला हूँ रिवाइज, और रिवाइज के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। याद रहे, क्योंकि ये मेरे नॉर्मल क्लासेस रेगुलर क्लासेस जैसी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रहे कि ये वो क्लासेस हैं जहां पर आपने एक बारी तैयारी की हुई है, और अगर आपको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है विद गुड प्रैक्टिस, तो आप ये क्लासेस परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। ओनली फॉर 1500 रुपीज। ठीक है, तो ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक पर्पस जो आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें दोस्तों। मैं फास्ट ट्रैक क्लासेस में आज मैं पहला लेक्चर लेने वाला हूं, और ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं दोस्तों, टैक्स दो टाइप के होते हैं। टैक्स होता क्या है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो हमें दो तरीकों से मिलता है गवर्नमेंट को। बोलो यस और नो। डायरेक्ट टैक्सेस में और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस में। हम बात कर रहे हैं दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे हम बर्डन क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी पार्टी पे। यस और नो, मानते हैं ना? इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन शिफ्ट किया जाता है। ओके, इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट का होता है, रिग्रेसिव नेचर फॉलो करता है। इसका मतलब है अमीर हो या गरीब, टैक्स विल रिमेन सेम। अच्छा, इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी, है कि नहीं? तो ये सारी बातें हम लोगों ने पहले टैक्स की क्लासेस में इंट्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं। आज मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सो फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। बच्चों सबसे पहले समझो, द टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू द कस्टमर। ये बात तो सही है, टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इट फॉलोज रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट। अमीर हो या गरीब, टैक्स विल रिमेन सेम, हमेशा सेम रहेगा। इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्योंकि जो जीएसटी है ना, जनरली वो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। कस्टम ड्यूटी है वो भी गुड्स पे लगता है। अगर आप कोई भी टैक्सेस की बात करो जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, वो जनरली गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं। एंड दैट इज व्हाई ये कमोडिटी के प्राइस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जैसे ही रेट बढ़ा, प्राइस बढ़ गया, रेट कम, प्राइस कम। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो एडमिन डिपार्टमेंट है, जो बेसिकली इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसके नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, वो कौन इशू करता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अच्छा, वाइडर टैक्स स्पेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक वाइडर टैक्स स्पेस है, कवर्स मोस्टली ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली सारे गुड्स और सारी सर्विसेज इसके अंदर कवर की जाती हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट टैक्सेस का वाइडर बेस है। ठीक है, क्योंकि सारे गुड्स सारे सर्विसेज कवर्ड है। एग्जांपल्स में आप ले सकते हो दोस्तों, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट एटसेट्रा। आप लोग जानते हो ये सब क्या है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ टैक्सेबल इवेंट, अगर आप बात करो टैक्सेबल इवेंट की, तो वो इवेंट है या वो सिचुएशन है जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट। इज दैट क्लियर? तो अभी हमने एग्जांपल्स नहीं लिए थे, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। आओ समझते हैं कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी लगती कब है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों टैक्सेबल इवेंट। समझो, जीएसटी कब लगता है? जीएसटी तो एक टैक्स है। जीएसटी लगता कब है? जब गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कब लगता है? जब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं गुड्स इंडिया में। क्या लगता है आज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी? नो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब नहीं लगता, अब सिर्फ वो टोबैको और पेट्रोलियम आइटम्स पे लगता है। ओके, कस्टम ड्यूटी की बात करें तो कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है। जब भी हम कभी गुड्स को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तो वो कस्टम ड्यूटी है। ओके, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स कब लगता है? जब कभी इंट्रा स्टेट सेल करते हैं। क्या इंट्रा स्टेट सेल पर आज भी वैट लगता है? नहीं, आज के टाइम पे तो जीएसटी लगता है, बट वैट आज भी दो प्रोडक्ट्स पे लगता है। ये बातें याद होनी चाहिए, अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम आइटम्स। ठीक है जी, सेंट्रल एक्साइज दो प्रोडक्ट, टोबैको और पेट्रोलियम आइटम्स, वैट अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम आइटम पे लगता है। यानी पेट्रोलियम आइटम पे मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और उसके बेचने पर वैट, सीएसटी।
ओके, सीएसटी किस में लगता है? सीएसटी लगता है बच्चों जब कभी इंटर स्टेट सेल करते हैं। इंटर स्टेट समझते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। जब भी हम कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड बेचेंगे तो सीएसटी लगा करता था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब जीएसटी लगता है, और जीएसटी में भी आपको पता है कौन से वाला जीएसटी लगता है यहां पर, आईजीएसटी। ओके, सो टैक्सेबल इवेंट क्या है, समझ में आया? ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। तो पहले यह समझना जरूरी है कि सर ये जीएसटी की जरूरत क्या थी? अच्छा खासा पहले भी तो कानून चल रहे थे, पहले भी तो चल रहा था। हाँ बिल्कुल दोस्तों, पहले भी कानून चल रहा था, बट आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने एक चीज बहुत अच्छी करी, और वो ये कि इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों पर एक ही टैक्स है। जबकि अगर मैं पहले की बात करूं वैट, तो दोस्तों जो वैट था ना वो गुड्स पे तो लगता था, बट सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता था। अच्छा, वैट वाज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सर्विसेज टैक्स वाज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऐसे केस में जो गुड्स और सर्विस दोनों का काम करते थे कि मैं गुड खरीदता हूं, सर्विस बेचता हूं, भाई मैं आपको ये सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपको ये सर्विसेज तो दे रहा हूं, इस सर्विसेज पर भी जीएसटी लगेगा। बट पहले क्या लगता था इस सर्विसेज पे? सर्विस टैक्स। मैं गुड खरीदता था तो उसके ऊपर मुझे पे करना पड़ता था वैट। तो मुझे वैट मैंने किसको दिया? स्टेट गवर्नमेंट को। मुझे वो आईटीसी नहीं मिलता था। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे वो क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलता था। अब मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अब चाहे गुड हो खरीदा हो या सर्विस खरीदी हो, गुड बेचा हो या सर्विस बेची हो, लगेगा क्या? जीएसटी, दोनों ही सिचुएशंस में। यस और नो? सो दोस्तों, जीएसटी की सिचुएशन क्या है एक बारी फटाफट समझ लेते हैं। कुछ इस तरीके से जीएसटी लगता है। मान के चलते हैं मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर्स हैं, ये रिटेलर भाई साहब हैं, और ये कंज्यूमर है। नॉर्मली कंज्यूमर इतने खुश होते नहीं है, बट जीएसटी है ना इसलिए खुश हैं। अब देखो, मान के चलते हैं कि आपने, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कोई गुड बेचा जिसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए है, और मान के चलते हैं इस मैन्युफैक्चरर ने जब इस होलसेलर को बेचा तो ऑब्वियसली ये विद इन द स्टेट बेचा। तो जब विद इन द स्टेट, अगर मैं मान के चल रहा हूं ये सब कुछ विद इन द स्टेट है, अभी हम लोग वो टेक्निकलिटी नहीं समझेंगे कि अगर बीच में इंटरस्टेट आ जाए तो क्या होगा, वो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, आईटीसी चैप्टर में। अभी फिलहाल हमें ये समझना है बेसिक बातें कि सर जब भी कभी एक मैन्युफैक्चरर गुड बेचेगा होलसेलर को, तो मान के चलो अगर विद इन द स्टेट है तो क्या लगा होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। बोलो यस और नो? हाँ सर बिल्कुल लगेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी मान लो 9% और 9% लग गया तो ये 9,000 और 9,000 हो गया। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1,18,000। बच्चों इस 1,18,000 में से जो 9,000 और 9,000 है, जो इस होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिए थे, ये मैन्युफैक्चरर, ये होलसेलर, इसका क्या ले लेगा? आईटीसी ले लेगा। क्या ले लेगा? आईटीसी। बताओ कितने का? सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ऑलरेडी टैक्स दे रखा है कितना? 9,000, और स्टेट गवर्नमेंट को जो ऑलरेडी टैक्स दे रखा है वो है 9,000। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस रहेगी 1,00,000। ओके, होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्यों रहेगी 1,00,000? क्योंकि गवर्नमेंट ने वादा कर दिया होलसेलर को, होलसेलर चिंता मत करो, तुमने जो अपनी जेब से 9,000 और 9,000 दिए ना वो तुम्हें मिल जाएंगे। बताओ कैसे मिलेंगे? कह रहा है, होलसेलर को बोला जा रहा है कि होलसेलर तू भी तो आगे गुड बेचेगा। बोलो यस, बिल्कुल बेचेंगे। जब बेचोगे तो तुम लोगों से जीएसटी जो कलेक्ट करोगे उसमें से ये अमाउंट एडजस्ट कर देना। लॉजिकल है कि नहीं? अच्छा, मतलब अगर तुम अमाउंट लोगों से 20,000 रुपए चार्ज करते हो जीएसटी का, और तुम 18,000 दे चुके हो, तो 18,000 अपनी जेब में डाल लेना, वो 2,000 हमें दे देना। बोलो यस और नो? बात तो बिल्कुल जेन्युइन है। तो कॉस्ट प्राइस रही 1,00,000, फिर ऐड किया जाएगा प्रॉफिट। होलसेलर कमाने के लिए बैठा है कि नहीं? होलसेलर ने प्रॉफिट कमाया मान लो 20,000, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 1,20,000। फिर से होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, मान के चलते हैं विद इन द स्टेट बेचा। सीजीएसटी और एसजीएसटी रेट सेम है 9%। अब बताओ 10,800 रुपए लग गया सीजीएसटी और 10,800 लग गया एसजीएसटी। टोटल कितना हो गया? 1,41,600। क्या ये बात समझ में आती है?
अब 141,600 होलसेलर ने रिटेलर से चार्ज कर लिए, जिसमें से जीएसटी कितना अमाउंट है 21,600, ये वो चार्ज करेगा होलसेलर को। जब वो होलसेलर रिटेलर से चार्ज करेगा, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी कितना? 10,800। आउटपुट एसजीएसटी कितना? 10,800। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, होलसेलर कह रहा है कि मैं 10,800 दूंगा, उसमें से 9,000 रुपए मैं ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुका हूं, वो एडजस्ट कर दूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया जाएगा ये एडजस्ट करने के बाद? सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया जाएगा बच्चों? 1,800 रुपए दिया जाएगा। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया जाएगा? 1,800 रुपए दिया जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्योंकि जीएसटी इज ऑल्सो अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। सुन रहे हो मेरी बातें? जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन चेक करेंगे, वैल्यू एडिशन कितनी हुई है? 20,000। 20,000 रुपए के ऊपर अगर तुम 18% का टैक्स चार्ज करो तो कितने बनते हैं? 3600। क्या ये 3600 रुपए नहीं है? क्या ये 1800 और 1800 3600 नहीं है? बिल्कुल है। सो टैक्स इज ऑलवेज ऑन वैल्यू एडिशन। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस होगी 1.20। क्यों? अरे भाई, जैसे होलसेलर ने क्रेडिट ले लिया था, वैसे रिटेलर भी तो आईटीसी लेगा। तो रिटेलर ले लेगा आईटीसी, मान के चलते हैं सीजीएसटी कितना? 10,800, क्योंकि रिटेलर ने दिया अपनी जेब से। एसजीएसटी कितना? 10,800। अब रिटेलर भी तो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। मान के चलते हैं कि रिटेलर ने प्रॉफिट ऐड किया 30,000, टोटल कितना हो गया? 150। अब जब ये 150 का बेचेगा तो क्या जीएसटी फिर से लगेगा? बिल्कुल लगेगा। रिटेलर भी एक रजिस्टर्ड डीलर है, रिटेलर का भी हक बनता है कस्टमर से जीएसटी लेने का। अब वो सीजीएसटी चार्ज करेगा 9%। 1,50,000 का 9% इज 13,500। और सिमिलरली एसजीएसटी चार्ज करेगा 13,500। टोटल हो गया कितना? टोटल हो गया कितना? 177,000। अब मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेलर कितना रुपए चार्ज कर रहा है? 13,500 और 13,500 जीएसटी के रूप में। तो उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स। बोलो यस और नो, क्या रिटेलर के लिए आउटपुट टैक्स है? हाँ भाई, सेल में है ना, तो जीएसटी कलेक्ट किया। सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया उसने? 13,500। एसजीएसटी कितना कलेक्ट किया? 13,500। बड़ी सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 13,500 देने जाने थे रिटेलर ने, बट रिटेलर ने देखा मैंने 10,800 तो ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मुझे बताओ कितना पे करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को? 13,500 माइनस 10,800, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे 2,700 रुपए, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना देंगे? वही 2,700 रुपए। बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी 10,800 रिटेलर जमा करा चुका है। जब रिटेलर ने जिससे खरीदा था, क्या उसने 10,800 दिए थे? हाँ, तो ऑलरेडी दे चुका है। इसीलिए रिटेलर उसका क्रेडिट लेकर उस जो कलेक्शन हुई है उसमें से वो अमाउंट एडजस्ट कर देगा, जो बच गया वो गवर्नमेंट को देगा। एंड टैक्स इज ऑन वैल्यू एडिशन, जीएसटी इज ऑन वैल्यू एडिशन। तो चेक करते हैं वैल्यू एडिशन कितनी हुई है? 30,000 रुपए का 18% कितना होता है? ये होता है 5,400। चेक करेंगे सारे बच्चे, क्या ये 2,700 और 2,700 5,400 होता है? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। तो आपको कुछ बातें समझ में आती होंगी कि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। आईटीसी का कॉन्सेप्ट की वजह से टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगता है, नो कैस्केडिंग। पहले के जमाने में अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूं, यानी वैट से भी पहले चले जाऊं 2003 से पहले, तब कैस्केडिंग होती थी, टैक्स ऑन टैक्स होता था। अब वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? खत्म। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूं ये बात मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दी है। मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ये फास्ट ट्रैक क्लास है तो सही, बट है ये रिवीजन के रूप में। आप लोग पहले कर चुके हो, मैं उम्मीद करता हूं। अगर कोई डाउट निकले तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? जब मैं पहली लाइव क्लास लूंगा ना दोस्तों, मैं 3 क्लासेस इनडायरेक्ट टैक्स की डालूंगा, उसके बाद जब मैं लाइव क्लास लूंगा, उन 3 क्लासेस के आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। अगर कोई लाइव में कोई डाउट लेना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट इज जीएसटी? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी है क्या? तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ, अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बट किस पर जीएसटी नहीं लगता? एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर। तो याद रहे, एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगता।
except on tax on supply of alcoholic liquor for human consumption. Is that clear everyone? अच्छा, जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। ये बात तो आपने अभी अभी देखी। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब सिर्फ वैल्यू एडिशन पे जीएसटी लगता है। बोलो यस और नो? बिल्कुल सही बात है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। इसका मतलब क्या है? कह रहा जो जीएसटी है ना वो आपको मिलेगा किसको? जो फाइनली जिस स्टेट में जाके गुड कंज्यूम होगा। मान के चलते हैं कि गुड ना दिल्ली से हरियाणा गया, तो मैं समझता हूं हरियाणा यहां पर कौन है? बायर, और दिल्ली में कौन है? सेलर। तो दिल्ली का जो सेलर है हरियाणा को जब गुड बेचेगा तो बायर जो होगा उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। बोलो यस और नो? अब दिल्ली का जो एक पर्सन है सेलर, उसने टैक्स कलेक्ट किया होगा और खुद जाके गवर्नमेंट को दे दिया होगा। जब गवर्नमेंट को दिया होगा तो इसने कौन सा टैक्स दिया होगा? आईजीएसटी। आपको पता है, मैं फिर भी बताऊंगा अभी टाइप्स ऑफ जीएसटी के अंदर। तो एक होता है इंटर स्टेट के लिए आईजीएसटी, विद इन द स्टेट होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ में आता है ना? अब इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी। तो दिल्ली से गुड हरियाणा बिका तो आईजीएसटी, और आईजीएसटी वाले टैक्स में, आईजीएसटी में आपको पता है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को। तो जो आईजीएसटी है दिल्ली वाले ने जमा करा तो दिया होगा, इस आईजीएसटी का आधा टुकड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा किसको जाएगा? हरियाणा गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड। ओके, अगर हरियाणा से भी आगे यूपी चला गया तो फाइनली यूपी को मिलेगा। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलना ही था, स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा? जिस स्टेट में जाके गुड क्या होगा? फाइनली कंज्यूम। क्या ये बात समझ में आती है? नाउ नेक्स्ट, जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनके क्रेडिट्स मिलते रहते हैं। ये देखो, क्या यहां पर क्रेडिट मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को पास ऑन कर दिया? क्या क्रेडिट मिला कि नहीं मिला? सारे बच्चे बताओ। क्या यहां पर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को जब बेचा तो होलसेलर को क्रेडिट मिल गया? होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो रिटेलर को क्रेडिट मिल गया? ऐसे ही अगर ये कंज्यूमर ना होता, ये भी एक बिजनेसमैन होता, तो इसको क्रेडिट मिल जाता। और यह चेन चलती रहती, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। बच्चों देखो, ये कंज्यूमर है ना, इसलिए क्योंकि ये बेच नहीं रहा तो इसकी वो कॉस्ट बन जाएगी। क्या? जीएसटी। और यही एक कारण है जिसकी वजह से इसका जो क्या कहते हैं, जो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। कंज्यूमर क्रेडिट नहीं ले पाएगा क्योंकि कोई ना कोई तो पर्सन होगा ना जो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, वो है कंज्यूमर, एंड यूजर जब ये कंज्यूम कर लेगा तो ये क्रेडिट लेकर कहीं टैक्स को एडजस्ट नहीं कर सकता। बस यही कारण है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास जीएसटी पहुंचता है, वरना गवर्नमेंट के पास भी जीएसटी ना पहुंचे। क्या ये बात क्लियर होती है? तो हम कह सकते हैं यस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। अच्छा, जीएसटी वेयर बर्डन इज बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बर्डन फाइनल कंज्यूमर बेयर करता है। यस, जीएसटी एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। बिल्कुल सही बात है। जीएसटी टैक्सेस जो कैस्केडिंग होती थी पहले के टाइम पर, वो एलिमिनेट हो गई। अब कैस्केडिंग नहीं होती। भाई क्यों कैस्केडिंग होती थी? क्योंकि पहले वाले कानूनों में कहीं ना कहीं क्रेडिट नहीं मिलता था। क्रेडिट ना मिलने की वजह से वो उस पार्टी की कॉज बन जाती थी। बड़ी सिंपल सी बात है, इसी एग्जांपल को ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पे ये कह दूं कि इस जीएसटी का 9000 और 9000 का क्रेडिट ना मिले, नहीं मिलता, तो क्या ये होलसेलर की कॉस्ट प्राइस बदल जाती? हाँ, होलसेलर की कॉस्ट हो जाती 1,18,000 और वो उसी के अंदर प्रॉफिट ऐड करके बेचता और फिर उसके ऊपर क्या लगाता? सेल्स टैक्स। जब उसी के ऊपर लगाता तो बताओ सारे बच्चे, क्या जीएसटी ऑलरेडी उसके अंदर प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है? हाँ, मतलब सेल्स टैक्स या जो भी जीएसटी में, मैं तो बात कर रहा हूं पुराने कानून की, तो पुराने कानून में सेल्स टैक्स में ऐसे ही होता था। तो सेल्स टैक्स कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। हाँ, अब कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है तो उसी के ऊपर दोबारा जब हम बेच रहे हैं तो उसी के ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा है, तो ये तो गलत हो गया। बोलो यस और नो? मानते हो ये गलत है? बिल्कुल ये गलत है। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग एलिमिनेट हो गई। तुम बोलोगे सर फिर वैट क्यों हटा दिया? वैट तो अच्छा था। देखो, वैट में भी प्रॉब्लम थी। इंटरस्टेट खरीदते थे तो सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। मेरी बात समझो, क्यों नहीं मिलता था? क्यों नहीं मिलता था? ये देखो, आओ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं।
एक सेकेंड, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान लो मैं कोई इंटरस्टेट सामान खरीदता, अगर मैं इंटरस्टेट सामान खरीदता, यानी अगर एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, बट मान के चलते हैं ये बीच में इंटरस्टेट सेल है, मान लो ये दिल्ली का है और ये हरियाणा का है। ऐसी सिचुएशन में दिक्कत क्या आ रही है पता है? इंटरस्टेट की वजह से पहले लग जाता था सीएसटी। मान लो वैल्यू वही मान के चलते हैं 1 लाख है और इसको जब बेचा तो सीएसटी लग गया। मान लो सीएसटी का रेट 10% है तो कितना हो गया? 10,000। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1,10,000। तो होलसेलर को ये 1,10,000 का पड़ा, बट होलसेलर इसका क्रेडिट नहीं ले पाता था। पता है क्यों? क्योंकि सीएसटी वॉज ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ओ, सीएसटी वॉज ओरिजिन बेस्ड टैक्स, मतलब जिस स्टेट से गुड निकला है उस स्टेट को रेवेन्यू जाएगा। यानी ये दिल्ली वाला मैन्युफैक्चरर हरियाणा वाले बायर से लेकर दिल्ली गवर्नमेंट को ही जमा करा देगा टैक्स, तो दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स मिल तो गया, बट क्या होलसेलर जो ये बायर है यहां पे हरियाणा में, क्या ये बंदा क्रेडिट ले पाएगा? क्योंकि ये क्रेडिट लेना चाहेगा हरियाणा गवर्नमेंट से और हरियाणा गवर्नमेंट इसको साफ मना कर देगी, भाई साहब किस बात का क्रेडिट, मेरे को टैक्स आया ही नहीं तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? क्रेडिट देने का मतलब है हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, लायबिलिटी। क्यों हरियाणा गवर्नमेंट देगी टैक्स का क्रेडिट? क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट को तो वो कलेक्शन ही नहीं आई, वो आई किसको है? दिल्ली गवर्नमेंट को। क्या ये लॉजिक समझ में आता है? इसी रीजन से दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट की वो क्या बन जाएगी, वो हरियाणा गवर्नमेंट कह रहा हूं, ये होलसेलर की क्या बन जाएगी? कॉस्ट कितनी? 1,10,000। वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लो 20,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, प्राइस हो गया 130। अब जब वो आगे कल को बेचेगा, चाहे वो वैट लगे चाहे सीएसटी लगे, वैट कब लगेगा? जब इंट्रा स्टेट सेल यानी विद इन द स्टेट बेचा जाएगा, और इंटर स्टेट बेचेंगे तो सीएसटी लगेगा। तो दोनों में से कोई भी टैक्स लगाओ वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बट एक बात बताओ ना सारे बच्चे, क्या इसके अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड नहीं है? तो इस वजह से इसके ऊपर डबल टैक्सेशन लग गई। तो क्या टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो गया? वैट होने के बावजूद भी देयर वाज अ इंपैक्ट ऑफ कैस्केडिंग, वो चीज भी एलिमिनेट कर दी है दोस्तों। किसने? जीएसटी ने। जीएसटी हैज एलिमिनेटेड द कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। क्या ये बात सबके दिमाग में बैठती है? समझना है, समझना है, लर्निंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। समझ जाओगे ना तो बहुत आसान आएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, समझना है। जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। मानते हो पूरे देश भर में जीएसटी का यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है। मतलब अगर इस पेन का जीएसटी रेट दिल्ली में 9% है तो यूपी में चले जाओगे तो भी 9% है, हरियाणा में चले जाओगे तो भी 9% है, पंजाब, तमिलनाडु, कोलकाता, महाराष्ट्र, कहीं पर भी चले जाओ सब जगह एक ही रेट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बट एक बात समझो दोस्तों, जीएसटी आने से पहले ऐसा नहीं होता था। वैट, अगर मैं बात करूं वैट की, तो हर स्टेट में वैट के रेट अलग अलग होते थे, क्योंकि वैट वाज अ स्टेट लेवी। स्टेट लेवी का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, और क्योंकि वो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती थी इसलिए वो अपनी मर्जी से रेट लगाते थे। और इसीलिए इस पेन का वैट का रेट, अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो हो सकता है वो 5% हो, बट हरियाणा में चले जाओ तो हो सकता है 13% हो, यूपी में चले जाओ तो हो सकता है 8% हो, हर जगह पे अलग अलग। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, बट गवर्नमेंट ने जीएसटी में क्या लेके आए? यूनिफॉर्मिटी लेके आए कि भाई अब ये पंगा होना नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। तो बताओ व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी मीन्स द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस पर नहीं लगता जीएसटी। ओके, नंबर 1 जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन लगता है सिर्फ। नंबर 2 जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जिस स्टेट में कंज्यूमर उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। नंबर 3 जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, जीएसटी वेयर बर्डन इज ऑन फाइनल कंज्यूमर, जीएसटी एलिमिनेट्स द कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस एंड जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। मेरी बात समझ में आती है? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बढ़ जाऊं। टाइप्स ऑफ जीएसटी। दोस्तों जीएसटी कितने टाइप के हैं हमें तो पता है सर, बड़े ही आसान है। बिल्कुल सही है, आप लोगों को सब पता है, आप तो धुरंधर हो। एक है सेंट्रल जीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक है स्टेट जीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक है यूनियन टेरिटरी
जीएसटी। तो बच्चों इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। ये हमारे टैक्सेस हो गए, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं जो हमारे लगते हैं। बट एक बात और समझनी है इसी के बीच, ये टैक्सेस लगते कब हैं कि अगर तो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। क्या सप्लाई हो? इंट्रा स्टेट। मतलब इंट्रा का मतलब है विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। तो बच्चों लगेगा सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी। अच्छा, अगर इंट्रा यूटी सप्लाई हो, इंट्रा यूटी, इंट्रा यूटी का मतलब क्या है? विद इन द यूटी, विद इन द यूटी, यूनियन टेरिटरी के अंदर ही अगर बेचा तो लगेगा दोस्तों सीजीएसटी, तो लगेगा ही लगेगा, प्लस लगेगा यूटी जीएसटी। और अगर आपने इंटर स्टेट बेचा या इंटर यूटी बेचा, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो ऐसे केस में क्या लगता है? आईजीएसटी। और याद रहे आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टैक्सेस, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। मैं कह सकता हूं आउटसाइड द स्टेट ऑब्लिक यूटी, ये है इंटर स्टेट। बच्चों एक बात और समझना, आईजीएसटी जो लगता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट है, बट ये कब कब लगता है? एक बात और, ये देखो, स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू यूटी, यूटी टू यूटी, यूटी टू स्टेट। और एक और बात बताऊं, जब भी हम कभी गुड्स को इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से, तो भी क्या लगता है? आईजीएसटी। तो सारे बच्चे बताओ, इंट्रा स्टेट सप्लाई समझ में आता है, विद इन द स्टेट लगेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, विद इन द यूटी होगा तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। अगर इंटर स्टेट बेचते हैं तो आईजीएसटी। आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, तो मतलब जो भी रेवेन्यू होगा वो आधा आधा बटेगा। स्टेट में हमेशा कंफ्यूजन होती है, बट कंफ्यूजन तो हो गई है दूर। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट मींस जिस स्टेट में जाके फाइनली गुड कंज्यूम होगा उसी स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है जी। तो इंपोर्ट पे ए स्टेट टू स्टेट, इन सब पर आईजीएसटी लगता है। ओके सर, यूनियन टेरिटरीज की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी दो बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। एक यूनियन टेरिटरी, एक होता है विद स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब होता है कि इन यूनियन टेरिटरीज के पास पावर है कि वो अपने स्टेट के लिए कानून बना सके। एक होता है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। ये अपने स्टेट के लिए कानून बना सकते हैं, ये अपने स्टेट के लिए कानून नहीं बना सकते। इनके पास पावर है, इनके पास पावर नहीं है। ऐसे कौन से यूटीज हैं जो अपने लिए कानून बना सकते हैं? वो है दिल्ली, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा पुडुचेरी। पौंडीचेरी का नया नाम पुडुचेरी। अच्छा, जब मैं बात करता हूं विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स में, तो यहां पे आ जाएगा लद्दाख, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। ये दोनों एक ही यूटी हो चुके हैं, पता है ना आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और क्या रह गया? चंडीगढ़। कहने का मतलब ये बहुत क्लियर है कि इन जगहों पर यूटी जीएसटी नहीं लगता। ये है यूटीज ही, बट इन पर यूटी जीएसटी नहीं लगता। यहां पर लगता है दोस्तों सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी, क्योंकि ये अपने लॉ बना सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इन एरियाज की, ये यूटीज जो हैं ये अपने लॉ नहीं बना सकते, इसलिए लगता है सीजीएसटी के साथ यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी मतलब कौन गवर्न करता है? यूटी, यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी किसके हाथ में होती है पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये बातें भी क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि कितने तरह के यूटीज है। तो याद रहे 8 यूटीज है विद इन द स्टेट विद स्टेट लेजिस्लेचर्स होती हैं, जिनके पास स्टेट के कानून बनाने की पावर है। वो है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी। और विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर यानी लद्दाख, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और चंडीगढ़। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ जी। नाउ
डेफिशिएंसीज इन वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम। अब पुराने वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम में ऐसी क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से हमारे देश को जीएसटी इंट्रोड्यूस करना था? तो क्या कमियां थी, आओ समझते हैं दोस्तों। पहला तो नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। कई बार एग्जाम में आ रहा है यही टॉपिक कि पुराने कानूनों में क्या कमियां थी। ध्यान से पढ़ो इस पॉइंट को। कह रहे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ना अलग अलग तरह की लोकल लेवीज लगाती थी जिसका गवर्नमेंट कोई क्रेडिट नहीं देती थी, यानी लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स। लेट से मैं एक बात समझाता हूं आपको। ये देखो, मैं एक बायर हूं, एक ट्रेडर हूं। मैंने अभी एक ट्रेड के लिए कुछ सामान खरीदा। खरीदने पर मेरे को वो सामान 50 लाख रुपए का था। गुड्स कितने के थे? 50 लाख रुपए के। और उसके ऊपर मुझे कई तरह के टैक्स पे करने पड़े, जैसे कि परचेज टैक्स। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट कहता है बल्क में परचेज करते हो तो परचेज टैक्स पे करो। एंट्री टैक्स, अगर आप दूसरे स्टेट से स्टेट में एंटर करोगे तो एंट्री टैक्स पे करना पड़ेगा, वैट पे करना पड़ेगा। ओके, वैट तो लगेगा ही लगेगा। मान लो लग्जरी गुड्स थे तो लग्जरी टैक्स पे करना पड़ेगा। और सबसे प्रॉब्लम बताऊं क्या है? सारे टैक्स पे करने में दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट इस चीज का आईटीसी नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ इस चीज का आईटीसी दे रहा है, वैट का, इसका क्रेडिट नहीं दे रहा। तो मुझे सारे बच्चे बताओ, क्या ये बायर जो ट्रेडर है आगे गुड बेचेगा तो क्या ये उसकी कॉस्ट नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। और कॉस्ट बन गई तो क्या होगा? फिर जब वो आगे बेचेगा तो उस कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करके जब वो बेचेगा तो आगे उसी के ऊपर क्या लगाएगा? टैक्स। तो क्या फिर से टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो जाएगा? हाँ दोस्तों, मेरी बात सबको समझ में आ रही है। इसी रीजन से हम कह सकते हैं कि ये एक कारण था पुराने कानूनों में। सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इतने सारे टैक्स लगते थे। और इस रीजन से हम कह सकते हैं कि यस, पुराने वैट सिस्टम के अंदर क्या थी? कमी थी। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो पुराने प्रॉब्लम क्या थी? पुराने टैक्सेस में बहुत सारे लोकल लेवीज थे जो वैट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते थे, जिसका कारण है कि कैस्केडिंग होती थी। और कैस्केडिंग होने की वजह से ये कमियां थी, हम कह सकते हैं कमियां थी पुराने टैक्सेस में। आगे आ जाओ। कैस्केडिंग ऑन टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी, ये मानते हो कि नहीं? मैंने बताया नॉन वेटेबल सीएसटी मतलब सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? इसका रीजन मैंने बताया था। बताओ क्यों नहीं मिलता था? ये देखो, सीएसटी का क्रेडिट क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि सीएसटी वाज ओरिजिन बेस्ड टैक्स, और ओरिजिन बेस्ड टैक्स में उस स्टेट को रेवेन्यू दिया गया जहां से गुड निकला, मूवमेंट हुई, कमेंस हुई। अब मुझे बताओ बाइंग स्टेट को कैसे रेवेन्यू मिलेगा? अगर बाइंग स्टेट को रेवेन्यू नहीं मिला तो बाइंग स्टेट क्रेडिट क्यों देगी? सिंपल सी बात है। इसी वजह से वो उसकी कॉस्ट बन जाती थी बायर की, और कॉस्ट बन गई तो आगे क्या करेगा? वो प्रॉफिट ऐड करके जब वो बेचेगा तो उस बेचने पर फिर से टैक्स लगाएगा और उसके अंदर टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो नॉन वेटेबल सीएसटी, इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है? ये देखो, इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। समझना दोस्तों, जब हम कभी एक मैन्युफैक्चरर गुड बेच रहा है, मान के चलते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर को। अब तुम कहोगे सर दोनों मैन्युफैक्चरर कैसे हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं भाई। ये जो मैन्युफैक्चरर ए है, जो इसका जो फिनिश गुड है, वो मैन्युफैक्चरर बी के लिए क्या है? रॉ मटेरियल। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। मैन्युफैक्चरर बी आगे गुड बेच रहा है किसको? होलसेलर को। और होलसेलर आगे बेच रहा है किसको? रिटेलर को। ये आगे की कहानी तो आपको पता ही है, मैं वहां तक नहीं जाना चाहता हूं। समझो, मैन्युफैक्चरर ने ए ने जब मैन्युफैक्चरर बी को बेचा तो गुड्स की वैल्यू क्या लगी होगी? मान लो 1 लाख, और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि गुड मैन्युफैक्चर हुआ है तो इंडियन गवर्नमेंट पहले क्या चार्ज करती थी पता है? एक्साइज ड्यूटी। उसको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी।
और आपको बता दूं 20% है, मान लो कितना रेट है 20%, तो कितना हो गया 20, 1,20,000। मुझे बताओ क्या ये मैन्युफैक्चरर ए मैन्युफैक्चरर बी से चार्ज नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा आप बताओ? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन शिफ्ट करेगा, नहीं करेगा तो भाई कमाएगा कैसे? तो मैन्युफैक्चरर बी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा क्या, हम तुम्हें क्या दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे। वही क्रेडिट हाँ जो जीएसटी में भी पढ़ रहे हैं, वैट में भी था, एक्साइज ड्यूटी में भी हुआ करता था, उसको बोलते हैं सेनवैट क्रेडिट। मुझे बताओ सेनवैट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, सेन से आया सेंट्रल, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था ये। क्या ये बात समझ में आती है? सो मैन्युफैक्चरर बी ने इतनी कॉस्ट दे दी इंक्लूडिंग ड्यूटी 20,000 रुपए की, और यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। अब हुआ क्या कि ये गुड बन गया ना, जब मैन्युफैक्चरर ए ने मैन्युफैक्चरर बी को बेचा तो बेचने पर वैट भी तो लगाया। ओ वैट भी लगेगा सर, एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, वैट भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैन्युफैक्चर होना एक अलग इवेंट है, बेचना अलग इवेंट है, तो वैट लग गया। वैट लग गया मान लो 10%, कितने पर? 12,000 रुपए, 1,20 पर। अब मुझे बताओ वैल्यू कितनी हो गई? 1,32। बट आपने एक चीज नोटिस करी, आपने जो टैक्स लगा दिया वो लग गया टैक्स ऑन टैक्स। हाँ सही बात है, ये जो वैट लगा है 10%, ये किस पे लगा है? 1,20 पर, जिसके अंदर ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड है। तो क्या टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो गया? बिल्कुल। ऐसे रीजन की वजह से दोस्तों हम कह सकते थे कि देयर वाज कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। क्या ये बात समझ में आती है? देयर वाज कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। इज दैट क्लियर? तो ये एक रीजन हो गया कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस का। इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। इज दैट क्लियर? फिर देखो, नो सेनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। एक और पॉइंट, नो सेनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। सेनवैट का क्रेडिट नहीं मिलता था मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद। ये देखो, मुझे बताओ ये मैन्युफैक्चरर इसका क्रेडिट ले लेगा एक्साइज ड्यूटी का, हाँ, तो कॉस्ट कितनी बनेगी? अब मैं वैट को इग्नोर कर रहा हूं। अब तुम बोलोगे सर वैट का तो क्रेडिट मिल जाएगा ना। हाँ वैट का आईटीसी क्रेडिट मिल जाएगा, मैं वो लेके नहीं आना चाहता हूं यहां पर, उससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम लोग वैट को हटा देते हैं और इस पॉइंट को समझते हैं। समझो, मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट कितनी पड़ी? 1,00,000। बताओ क्यों? क्योंकि 20,000 का क्रेडिट मिल गया। मैन्युफैक्चरर ने अपना मार्जिन ऐड किया। मार्जिन क्या? खर्चे ऐड किए। भाई खर्चे करे होंगे ना, कन्वर्जन कॉस्ट जो उसने खर्चा किया होगा अपने फिनिश गुड को बनाने में, तो वो मान लो 50,000 रुपए लग गए। उसके अंदर प्रॉफिट वगैरह सब मिला के 1.5 लाख रुपए का बेच दिया। किसको? होलसेलर को। फिर से क्योंकि एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे भी क्या लेगी? एक्साइज ड्यूटी। और ये एक्साइज ड्यूटी किससे चार्ज कर लेगा? होलसेलर से। मान लो 20% है तो कितना हो गया? 30,000। टोटल हो गया 180। ये होलसेलर से चार्ज कर लिए 180, जिसमें से 30,000 रुपए क्या था? एक्साइज ड्यूटी। अब आउटपुट ड्यूटी 30,000 रुपए की है जो कि मैन्युफैक्चरर बी ने देनी थी गवर्नमेंट को, जिसमें से 20,000 रुपए वो ऑलरेडी दे चुका है। तो बताओ गवर्नमेंट को कितना देगा? 10,000 ही तो देगा। बोलो यस और नो? हाँ सर ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वैट होता था, जैसे जीएसटी होता है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है दोस्तों कि सेनवैट क्रेडिट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद नहीं मिलता। अब क्या ये होलसेलर इस एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि होलसेलर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, इज नॉट रजिस्टर्ड इन द एक्साइज लॉ, और इस वजह से इसकी क्या बन जाएगी दोस्तों? ये कॉस्ट बन जाएगी। यानी इसकी कॉस्ट कितनी होगी? सारे बच्चे बताओ, 1,80,000। लॉजिक समझ में आ रहा है? और इसी के ऊपर वो अपना प्रॉफिट ऐड करके जब वो बेचेगा तो फिर उससे टैक्स ऑन टैक्स लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात से सब सहमत हैं? नो सेनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। सो इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट, ये पॉइंट से सहमत है? नो सेनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। अच्छा, वैट और सर्विस टैक्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पाती थी। वैट और सर्विस टैक्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पाती थी। मानो इसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूं, मैं यहां से इसको रब कर देता हूं। मान लो ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, बट ये सर्विस प्रोवाइडर गुड्स खरीद रहा है। अब तुम बोलोगे सर्विस प्रोवाइडर गुड्स तो ना खरीदते हैं, क्यों? मैं लैपटॉप नहीं खरीदता, मैंने मोबाइल फोन नहीं खरीदा, तुमसे कैसे कम्युनिकेट करूंगा? लैपटॉप नहीं खरीदूंगा, ये सिस्टम कैसे लूंगा? सब चीजें ली, इन सब चीजों पर मैंने वैट दिया होगा। अगर मैंने आज से बहुत पहले खरीदा हो तो बोलो यस और नो?
यस। अब मुझे बताओ, मान लो वो मैंने सामान वैल्यू जो थी वो 50,000 रुपए का था, मेरे ऊपर क्या लग गया होगा वैट परचेज पर, मान लो 10% का, कितना हो गया 5,000, वैल्यू कितनी हो गई 55। सारे बच्चे बताओ, मैं जो तुम्हें सेल कर रहा हूं अपनी सर्विस, उसके अंदर ये कॉस्ट प्राइस बनेगी या ये कॉस्ट प्राइस बनेगी? क्योंकि इसका तो मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? सर मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं तो कहां रजिस्टर्ड हूं? सर्विस टैक्स में, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मेरी क्या बन जाएगी? अगेन ये कॉस्ट बन जाएगी। कितने रुपए की? 55,000 रुपए की। 55,000 मेरी कॉस्ट बन जाएगी और आगे मैं उसको बेचूंगा और फिर उसके बाद फिर वही चक्कर, क्या? टैक्स ऑन टैक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहानी ये है, कहानी ये। अब एक बात समझना, जीएसटी में ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि गुड्स पर भी क्या दिया होगा? जीएसटी। इसकी जगह पे क्या है? जीएसटी। और इसका क्या मिल जाता है? आईटीसी। और सर्विस पर भी क्या है? जीएसटी। उसका आउटपुट टैक्स में से आईटीसी को क्या कर देंगे? एडजस्ट, जो बच गया वो गवर्नमेंट को दे देंगे। तो अब परेशानी नहीं होगी ये वाली। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको पूरे लॉजिक के साथ? ठीक है, जबरदस्ती रट्टे नहीं मारने हैं। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, ये आपस में एडजस्ट नहीं हो पाते थे। इसके एक और कारण है कि वैट वाज अ स्टेट गवर्नमेंट लॉ, सर्विस टैक्स वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स देने जा रहे होगे तो क्या आप ये कह दोगे मोदी जी हमने केजरीवाल जी को कुछ पैसा दिया हुआ है उनसे ले लेना, ऐसा होगा? नहीं, अब नहीं कर सकते हो ऐसा। क्या मेरी बात समझ में आई? इसके अलावा डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज बोथ गुड एंड सर्विस। एक ही ट्रांजैक्शन पर गुड और सर्विस दोनों मानकर दोनों तरह के टैक्सेस लग रहे थे। ये पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, जीएसटी से पहले की बात कर रहा हूं। भाई मान लो आप एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाने के लिए, आपने ऑर्डर किया क्या? एक शाही पनीर, अच्छा लगता है उम्मीद करता हूं, ठीक है। एक मिक्स वेज, दाल मखनी, ठीक है। और बोलो क्या चाहिए? रायता, रायता। और बोलो सैलेड, सैलेड तो होना ही चाहिए, फ्री देना चाहिए वैसे तो, बट कोई बार चार्ज कर लेते हैं। ले भाई तू चार्ज ले, जितना भी है टोटल मान लो 2,000 रुपए का बिल आ गया। कितने का बिल आ गया? 2,000। अच्छा रोटियां तो मैंने ऐड नहीं करी, मान लो रोटी भी ऐड कर दी है, ठीक है। 2,000 रुपए का बिल आ गया। अब 2,000 रुपए के ऊपर इन्होंने क्या लगा रखा है? इन्होंने पहले तो लगा दिया वैट। कहते हैं भाई साहब ये तो गुड है। कौन कहता? स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है रेस्टोरेंट की जितनी भी आइटम है ये गुड है। गुड है तो क्या लगाएंगे? वैट लगाएंगे। मान लो वैट का रेट है 10%, कितना हो गया? 200। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है भाई साहब क्या बात कर रहे हो, रेस्टोरेंट में एसी सर्विस आपको मिल रही है और खाना मिल रहा है तो ये सर्विस है, और सर्विस में क्या लगना चाहिए? सर्विस टैक्स। लो जी लो, सर्विस टैक्स भी लो। हम तो पागल हैं, हमें क्या करना है कमा के? नहीं, तुम ही कमा लो भाई, हम क्या कर रहे हैं? हम तो पागल है। 2,000 रुपए का खाना और सर्विस टैक्स भी लगा दिया, मान लो 15%, तो कितना हो गया? 15% हो गया 300 रुपए। 2,000 रुपए पर कितने का बिल? 2,500 का। बताओ ऐसी गवर्नमेंट को क्या टैक्स देने का मन करेगा जो इस तरीके से हमसे चार्ज करती है? 2,500 रुपए। बड़ा ही गलत हो रहा है। पहले तो ये क्लैरिटी ही नहीं है कि ये गुड है या सर्विस। अरे भाई क्लैरिटी तो ले लो, ये गुड है या सर्विस। बात तो सही है, पहले क्लैरिटी होनी जरूरी है। बोलो यस और नो। तो इसी रीजन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इस बार जीएसटी लॉ में ये कंफर्म किया कि रेस्टोरेंट एक सर्विस है, गुड नहीं। ये बात क्लियर कर दी है। अब रेस्टोरेंट एक गुड है, सॉरी सर्विस है, गुड नहीं। वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता क्योंकि चाहे गुड हो या सर्विस विद इन द स्टेट होगा तो आधा आधा जाना ही आना है, आधा सेंट्रल को और आधा स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब कोई दिक्कत है नहीं। बट पहले वाली परेशानी समझ में आ रही है? इस वजह से डबल टैक्सेशन लग रहा था एक ही ट्रांजैक्शन पर। सिमिलरली इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, कंस्ट्रक्शन में भी ऐसा ही होता था दोस्तों। ये सब चीजें डेफिशिएंसीज हैं और ये सब चीजें खत्म हो गई जीएसटी आने के बाद। तो मुझे बताओ कौन से 6 डेफिशिएंसीज आपको याद करनी है? पहला, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज सच एज एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स। ये सब स्टेट लेवीज थी जो कि सब्ज्यूम्ड हो गई है अब जीएसटी आने के बाद। अब नहीं है, बट पहले में थी जिसका क्रेडिट नहीं मिलता था। नंबर 2, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ इंक्लूजन ऑफ सनवैट। इंक्लूजन ऑफ सनवैट, सनवैट क्या है? एक्साइज ड्यूटी। इंक्लूजन ऑफ सनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट, वैट लगाने के लिए एक्साइज ड्यूटी उसके अंदर इंक्लूडेड थी। नंबर 3, नो सनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, कोई बेनिफिट नहीं मिलता था मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद, इसलिए उसकी कॉस्ट बन जाती थी। नंबर 4, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, वैट सर्विस टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते थे। इज दैट क्लियर?
और डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बोथ हैज गुड एंड सर्विस, एक ही ट्रांजैक्शन को गुड मानकर वैट लगा दिया और सर्विस मानकर सर्विस टैक्स लगा दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, गलत है ना। तो इसी चीज को क्लैरिटी देने के लिए गवर्नमेंट को ये कमियां दिखी और जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन कभी भी मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, लॉजिकली समझा दिया आपको। अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है जेनेसिस ऑफ जीएसटी। अब जेनेसिस ऑफ जीएसटी का मतलब है कि जीएसटी कब हमारे देश में आया और उसकी बातें कब से हो रही हैं। आओ जरा समझते हैं। ईयर 2000 दोस्तों, जेनेसिस ऑफ जीएसटी ईयर 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्सेप्ट बनाया, मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। मूटेड का मतलब है इनिशिएटेड, मूटेड का मतलब है इनिशिएटेड। इंडिया में जीएसटी कॉन्सेप्ट लेके आने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम लोग अब इसके बारे में इनिशिएट करेंगे। ईयर 2000 की बात है और मैं आपको बता दूं 2000 से पहले सेल्स टैक्स लगता था, वैट नहीं। 2003 में वैट इंट्रोड्यूस कर दिया, जीएसटी लाना था, वैट इंट्रोड्यूस कर दिया। अजीब है। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त जीएसटी लेके आना चाहते थे, बट आपको पता है हमारे देश का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहां पे पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा गंदी है कि कभी भी 2000 में बातें हो रही थी जीएसटी लेके आने के लिए, बट 2017 तक अटक गया और 17 साल बाद नरेंद्र मोदी जी आए और खुद जाके उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, 2014 में इलेक्शन जीत के आए और 17 में जाके उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि अदरवाइज वही थे, मोदी जी थे एक टाइम पे जब वो कहते थे जीएसटी अच्छा लॉ नहीं है। बट चलो अलग अलग पॉइंट है, अब वो पॉलिटिक्स है, हम इसमें क्यों बहस करें। तो 2000 वो ईयर था जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट किया कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। 2003 में प्राइम मिनिस्टर सेट अप अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विजय केलकर। तो विजय केलकर जी थे, उनकी चेयरमैनशिप में 2003 में एक कमेटी सेटअप की गई। 2004 में मतलब इसको बोल सकते हैं, इसका नाम था केलकर टास्क फोर्स। क्या नाम था? केलकर टास्क फोर्स। 2004 में भाई यही था ना कि केलकर जी को यह बताना था कि कमेटी ये इनिशिएट करेगी कि जीएसटी हमें लेके आना चाहिए या नहीं। तो यस, केलकर टास्क फोर्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड जीएसटी टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो 2004 में केलकर टास्क फोर्स ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि जीएसटी इंडिया में आना चाहिए। 2006-07 के बजट में पी चिदम्बरम जो उस टाइम के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक्साइटमेंट में यह अनाउंस कर दिया, अनाउंस्ड दैट जीएसटी shall be levied on or after 1/4/2010। 1/4/2010 से हम जीएसटी ले आएंगे, ये बात उन्होंने अनाउंस कर दी चौड़ में। बट उनकी कोई इज्जत नहीं हुई, मानो पी चिदम्बरम जी को नहीं माना गया इस वक्त। 2014 में जाके जीएसटी दोबारा उसकी बातें हुई, क्योंकि कई बार बीच में बातें होती रही बट जीएसटी नहीं आया, डेडलाइंस हमेशा मिस होती रही। तो 2014 में जाकर एनडीए गवर्नमेंट वन द इलेक्शंस। आपको पता है दोस्तों, एनडीए गवर्नमेंट जो बीजेपी का अलायंस है वो एनडीए गवर्नमेंट वन द इलेक्शंस। और उसके बाद क्या हुआ? एंड जीएसटी गेन्ड मोमेंटम। दो 2014 में, और फिर 19 दिसंबर 2014 को, इस 2014 में ही 19 दिसंबर 2014 को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा गया। अमेंडमेंट बिल टेबल्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट समझते हो?
दोनों सभाओं में, लोकसभा और राज्यसभा में बहस का मुद्दा बनाया गया कि 19 दिसंबर 2014 को जब यह बात कंफर्म हो गई थी कि अब जीएसटी लेके आना ही आना है, तो उस प्रस्ताव को रखा गया कहां पे? सबके सामने, पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में। और 19 दिसंबर के बाद 6 मई 2015 को, आपको पता ही है, पहले हमेशा बिल होते हैं, आपको पता है संविधान में जीएसटी लाने की पावर ही नहीं थी, जीएसटी लेके आने की पावर ही नहीं थी। आर्टिकल 246 अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर 3 तरह की लिस्ट होती है एंट्री, लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। मैं डायरेक्ट टैक्सेस में वैसे बताऊंगा ये बात। और उसमें लिस्ट 1 जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि ये पावर्स, जो कानून बनाने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, टैक्सेस की कानून। लिस्ट नंबर 2 में स्टेट लिस्ट, जहां पर कानून बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और फिर कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे दोनों के पास है। अब देखो, ऐसा कोई भी टैक्स नहीं है जो इन तीनों लिस्ट में से आया हो, मतलब जीएसटी नहीं आ सकता, जीएसटी की जगह ही नहीं थी। जीएसटी कैसे इंट्रोड्यूस करें? कहीं नाम ही नहीं लिखा हुआ जीएसटी लेके आ सकते हैं। इसीलिए संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा। लोकसभा ने पास कर दिया बिल। आपको पता है ना क्या तरीका होता है, प्रोसेस क्या होता है? पहले लोकसभा पास करता है बिल, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है। तो 6 मई 2015 को लोकसभा ने पास किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा पास द बिल। ओके, राज्यसभा ने पास कर दिया। फिर उसके बाद 8 सितंबर 2016 को रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया। ये आपको डेट्स याद करनी होंगी। किसके लिए अप्रूवल मिल गया कि आप लॉ लेके आ सकते हो? क्योंकि संविधान में जगह दे दी ना, पहले तो संविधान में जगह ही नहीं थी। तो 19 दिसंबर 2014 को पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा गया, बहस का मुद्दा। 6 मई 2015 को लोकसभा ने पास किया, 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने पास किया, 8 सितंबर 2016 को रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और फिर 27 मार्च 2017 को 4 बिल्स वर टेबल्ड इन पार्लियामेंट। 4 बिल्स टेबल में रखे गए, पार्लियामेंट के टेबल पे 4 बिल पार्लियामेंट में रखे गए। 4 कौन कौन से? सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और स्टेट के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स बिल। क्या ये चारों बिल का नाम आप जानना चाहते हो तो लिखो, कौन से वो 4 बिल्स थे? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017। इससे आया दोस्तों सीजीएसटी, इससे आया दोस्तों यूटीजीएसटी, इससे आया दोस्तों आईजीएसटी, और एसजीएसटी के लिए बिल आया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स बिल 2017, जिसके थ्रू आया एसजीएसटी। तो कितने बिल पार्लियामेंट में रखे गए? 4 बिल पार्लियामेंट में रखे गए। 4 बिल्स वर टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिससे सीजीएसटी आया, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स बिल यानी एसजीएसटी। 27 मार्च को। 29 मार्च 2017 को लोकसभा पास्ड ऑल द बिल्स, लोकसभा ने सारे बिल्स पास कर दिए। 6 अप्रैल 2017 को राज्यसभा पास्ड ऑल द बिल्स।
6 अप्रैल को सारे बिल्स राज्यसभा ने भी पास कर दिए। 12 अप्रैल 2017 को रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया। और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी बिकम्स इफेक्टिव एक्सेप्ट, जीएसटी बिकम्स इफेक्टिव ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट, किसने टांग अड़ा दी? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। और फिर 8 जुलाई 2017 को जीएसटी बिकम्स इफेक्टिव ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या हो गया? पास हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो 8 जुलाई 2017 को ये है हमारा जीएसटी का जेनेसिस। कहां से जन्म हुआ? ईयर 2000 में प्राइम मिनिस्टर मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। 2003 में पीएम ने कमेटी सेटअप करी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विजय केलकर। और फिर केलकर जी ने क्या बोला 2004 में कि जीएसटी आना चाहिए। 2006-7 के बजट में पी चिदम्बरम जी ने अनाउंस कर दिया कि जीएसटी 1/4/2010 से आ जाएगा। 2014 में एनडीए गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के आई और फिर जीएसटी मोमेंटम पकड़ा और 19 दिसंबर 2014 को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में रखा गया। 6 मई 2015 को लोकसभा ने पास किया। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने पास किया। 8 सितंबर 2016 को रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 27 मार्च 17 4 बिल पार्लियामेंट में रखे गए। 29 मार्च 2017 लोकसभा पास द बिल्स। 6 अप्रैल 2017 राज्यसभा पास द बिल्स। 12 अप्रैल 2017 रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और फिर 1 जुलाई 2017 जीएसटी बिकम्स इफेक्टिव एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और 8 जुलाई 2017 इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये है हमारा जेनेसिस। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सी वो 6 स्टेट्स थी जो सबसे पहले जीएसटी लेके आई थी। पता है आपको कौन सी वो 6 स्टेट्स थी? सबसे पहले लिखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर लिखो पंजाब, बिहार, गोवा, राजस्थान, और तेलंगाना। दोस्तों ये 6 वो स्टेट्स थी जो सबसे पहले अपने स्टेट में जीएसटी लेके आई। छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, ये 6 स्टेट्स। अच्छा कौन सी वो कंट्री है? फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। कौन लेके आया था जीएसटी? फ्रांस। याद रहे फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री और वो फ्रांस लेके आया था 1954 में। कब लेके आया था? 1954 में। इज दैट क्लियर? ये सब बातें पता होनी चाहिए। ओके अब आपको मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं। टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सब्ज्यूम्ड हो गए? अब बताओ कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सब्ज्यूम्ड हो गए। एक तरफ लिखते हैं सेंट्रल लेवीज, कौन कौन से सब्ज्यूम्ड हो गए? खत्म, सब्ज्यूम मतलब डिलीट हो गए। मर्डर हो गया जी, मर्डर। कौन कौन से कानून है जिनका मर्डर हो गया? सेंट्रल लेवी सब्ज्यूम्ड। और फिर लिखते हैं स्टेट लेवी सब्ज्यूम्ड, सेंट्रल लेवी सब्ज्यूम्ड और फिर लिखते हैं स्टेट लेवी सब्ज्यूम्ड। तो कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून थे जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिए? खत्म कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी। आओ जरा समझते हैं। जीएसटी आने के बाद एक है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो मैन्युफैक्चरिंग पर लगता था, आपको याद है मैंने बताया था मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। फिर इसके बाद एक है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। ये कुछ प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज भी लगती थी, मतलब एक्साइज ड्यूटी जो नॉर्मल लगता था वो तो लगता ही था, इसके अलावा एडिशनल भी लगती थी। तो कुछ प्रोडक्ट्स होते थे मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये सब खत्म हो चुके हैं अब। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट
तो एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, बच्चों एक एक्ट हुआ करता था मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट, इसमें कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन आइटम पर, फार्मा आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी मैन्युफैक्चरिंग पर। गवर्नमेंट ने वो भी सब्ज्यूम कर दिया, अब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक टैक्स होता था काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये लगा करती थी दोस्तों जब भी हम कोई गुड इंपोर्ट करते थे ना, तो इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी तो लगती थी, बट हमारे देश वाले मैन्युफैक्चरर्स जो बेचारे एक्साइज ड्यूटी झेल रहे थे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने अपनी जिद में इन इंपोर्टर्स पर भी एक्साइज ड्यूटी लगवा दी, कहा कि इन पर भी एक्साइज ड्यूटी लगवाओ। अब इनको इंपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी लगाने जा रहे थे, तो इन्होंने तो साफ बोल दिया कि भाई साहब आप एक्साइज ड्यूटी कैसे लगा सकते हो, क्योंकि ये तो हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, और एक्साइज ड्यूटी तो तब लगता है जब मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया हो, हमने तो इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट में तो नहीं लग सकता। इसी रीजन से उस एक्साइज ड्यूटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स अगर एक्साइज ड्यूटी झेल रहे हैं, तो इन इंपोर्टर्स के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए, ताकि बराबर के लेवल पे आए। और वहां पर एक्साइज ड्यूटी ना लगाकर, क्योंकि एक्साइज लॉ लग नहीं सकता था, तो इसलिए क्या लगाया गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, टू काउंटर बैलेंस द एक्साइज ड्यूटी। काउंटर बैलेंस मतलब बराबर करने के लिए, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी। स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये किसके लिए था, ये था सेल्स टैक्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो जैसे कि इंपोर्टर इंपोर्ट करता था तो एक्साइज काउंटर वेलिंग ड्यूटी दे रहा था, कस्टम ड्यूटी दे रहा था, बट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एक और प्रॉब्लम थी, कहता सर आप हमसे सेल्स टैक्स लेते हो, इनसे क्यों नहीं लेते हो। तो इन इंपोर्टर्स को बोला गया कि भाई तुमसे भी सेल्स टैक्स लेंगे, बट सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते थे लॉ, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उसी के इक्विवेलेंट एक स्पेशल सीवीडी के नाम से टैक्स लगा दिया जो इंपोर्ट पे लगता है, टू काउंटर बैलेंस द सेल्स टैक्स। भाई ये झेल रहे हैं तो ये भी झेलेंगे। इसके अलावा सर्विस टैक्स, सर्विसेज पे क्या लगता था, सर्विस टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स, जी हां, सेंट्रल सेल्स टैक्स इंटर स्टेट पर लगता था, आपको याद होगा, ये भी खत्म हो गया। ये बनाता सेंट्रल गवर्नमेंट था, लगाता सेंट्रल गवर्नमेंट था, हाँ कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स कौन कलेक्ट करता था, याद है मैंने बताया था, ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ओरिजिन मतलब जिस स्टेट से गुड की मूवमेंट कमेंस हुई, तो उस स्टेट को रेवेन्यू दे दिया गया। क्या मेरी बात समझ में आई। तो सीएसटी, यस सीएसटी खत्म हो गया। इसके अलावा कोई भी सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज, अगर कोई गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड सरचार्ज या सेस लगाया है, वो भी एलिमिनेट हो गया, अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, अब तुम बोलोगे सर इनकम टैक्स में तो हम पढ़ते हैं सरचार्ज और सेस, वो इनकम पे है, यहां पे गुड्स और सर्विस से रिलेटेड बात हो रही है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो जीएसटी आने से ठीक पहले, कुछ टाइम पहले, हमारे देश में मोदी जी ने स्वच्छ भारत सेस लगाया था सर्विस टैक्स में, और एक और सेस था कृषि कल्याण सेस, ये लगाया करते थे। अब वो खत्म है, दे डोंट हैव राइट कि वो एक्स्ट्रा सेस चार्ज कर सके, नहीं लगा सकते। क्या मेरी बात समझ में आई। सिमिलरली दोस्तों स्टेट लेवीज कौन कौन सी सब्ज्यूम्ड हो गई, आओ जरा समझते हैं। परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, यही नाम मैंने लिए थे ना डेफिशिएंसीज में, ये खत्म हो गए अब। एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट, ये भी एलिमिनेट हो गया, और स्टेट सरचार्ज एंड सेस रिलेटेड टू गुड्स और सर्विस, कोई पावर नहीं है, खत्म। स्टेट गवर्नमेंट के भी 8 टैक्सेस खत्म कर दिए, 8 स्टेट के 8 सेंट्रल के। परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और स्टेट सरचार्ज एंड सेस विच इज रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज, ये सब सब्ज्यूम्ड हो गए।
समझ गए मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सेंट्रल लेवीज कौन कौन से सब्ज्यूम्ड हो गए, स्टेट लेवीज कौन कौन से सब्ज्यूम्ड हो गए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये वो टैक्सेस हैं जिनको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उसके बाद जीएसटी एक्ट लेके हम आए। इज दैट क्लियर? तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया है। मुझे लगता है आज की क्लास के लिए काफी है, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के लिए। अगली क्लास में हम ये चैप्टर ओवर कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मली हम ये चैप्टर 5 क्लासेस में लेते हैं, मैं 5 क्लासेस में लेता हूं, और अब ये क्लासेस कितनी क्लासेस में हो रहा है? 2। तो आप समझ लो कि ये रिवीजन पर्पस के लिए हो रहा है, फास्ट ट्रैक है, इसीलिए इसको फास्ट ट्रैक का नाम दिया गया। इज दैट क्लियर? जल्दी जल्दी कराऊंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं बट वो डिटेलिंग में नहीं हो पाएंगी, ठीक है। हाँ, अगर आप मेरी पूरी डिटेल वाली क्लासेस लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो दोस्तों, सिर्फ 3000 रुपीज के अंदर। वो भी एक फीस रखी हुई है कि आप वो 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आप ले सकते हो चाहो तो। अदरवाइज आप बहुत बेहतरीन है ये। अगर आप लोगों को पूरी कंप्लीट कॉन्सेप्ट चाहिए और रिवाइज करना है इसको, तो इसको आप फास्ट ट्रैक क्लासेस को आप पढ़ो, ठीक है जी। और नंबर मैंने दे ही रखा है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।